हमने एक पहले वीडियो में बात की थी कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं और पहली दफ़ा कम्युनिस्ट पार्टी का श्रीलंका में राष्ट्रपति बना, इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट। तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई हैं। एक महीने के अंदर 2 दफ़े वो चाइना गए हैं। अब जो गए हैं वो 2-3 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के ओथ लेने से पहले, तो वहाँ उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट के एग्रीमेंट साइन किए चाइना के साथ। उसमें एक एग्रीमेंट है, ये इंडिया के साउथ में श्रीलंका है, ये श्रीलंका है। इसमें उन्होंने एक जो इसके ईस्टर्न कोस्ट है श्रीलंका का, यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पोर्ट है और उसके पास वो ऑयल के टैंक्स बने हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने के। तो वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी बनाने का जो चाइना की गवर्नमेंट की एजेंसीज श्रीलंका में ऑयल रिफाइनरी बनाएगी, बहुत बड़ी रिफाइनरी बना रही है, बनाएंगी। एग्रीमेंट तो हो गया है, चाइना तो बहुत स्पीड से काम करता है। तो ये रिफाइनरी बनेगी, तो ये पोर्ट जो था यहाँ रिफाइनरी बनाने के लिए श्रीलंका के पहली सरकारों ने इंडिया को कई दफ़ा ऑफर किया, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बनाई नहीं। उनको रिफाइनरी की जरूरत है श्रीलंका को, तो फिर उन्होंने चाइना से एग्रीमेंट कर लिया। और श्रीलंका जो है चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर है। अब ये जो ईस्टर्न कोस्ट पे है, जो कि ये तमिल इलाके के, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में है वो तमिल इलाका, मेजोरिटी इलाका है, जिसका तमिलनाडु से संबंध है। LTT वहाँ 25-30 साल लड़ाई हुई, बहुत आदमी मारे गए। तो उसको तो क्या है, वो अब बात पुरानी हो गई है। जो आदमी मरे जीते अल्टीमेटली कोई सिंगला है, बुद्धिस्ट है श्रीलंका वाले, मेजोरिटी वहाँ पे। तो अब ये पोर्ट बनेगा तो ईस्टर्न कोस्ट पे, और उसको इससे एक बड़ी चीज़, एक नई एशिया में चीज़ पैदा हुई है साउथ एशिया में, कि श्रीलंका ने इसकी जो ज़मीन है, जो ये पोर्ट है और जो ये ऑयल टैंक्स हैं और जो रिफाइनरी बनेगी, उसकी सारी ज़मीन जो 99 साल की लीज पे चाइना को दे दिया। क्योंकि जो चाइना को उन्होंने लोन दिए थे कोलंबो पोर्ट के डेवलपमेंट में और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, उस लोन को, क्योंकि जब लीज होती है किसी भी ज़मीन की, तो एक तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है प्रीमियम और दूसरा होता है एनुअल ग्राउंड रेंट। तो वो प्रीमियम, अब एग्रीमेंट तो पता नहीं, कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो वो जो लोन का अमाउंट है जो चाइना ने श्रीलंका को दिया, वो प्रीमियम के आगे एडजस्ट होगा, वो एनुअल ग्राउंड रेंट देता रहेगा श्रीलंका को। तो प्रैक्टिकली शायद एशिया में पहली दफ़ा, पहले जब ओपियम वार हुई थी चाइना से ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्होंने, चाइना ने हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 ईयर्स की लीज पे हांगकांग दिया था। और हांगकांग 19 ईयर्स पूरे होने के बाद इंग्लैंड ने चाइना को वो हांगकांग वापस दे दिया। अब वो आजकल चाइनीज टेरिटरी है। पहले भी थी, ऑनरशिप तो हुई थी, लीज पे दी थी 99 ईयर्स की। अब ये श्रीलंका ने 99 साल की लीज पे दे दी। अब जो चाइनीज नेवी के शिप्स आते थे, कोलंबो पोर्ट पे आते थे, तो इंडिया हमेशा उसका ऑब्जेक्शन रेज करता था। तो अब तो उन्होंने जब 99 ईयर्स की लीज पे ये ईस्टर्न कोस्ट पे श्रीलंका ने लीज पे दे दिया, तो वहाँ तो शिप आगे वो क्या नाम है, ये एंकर में डालेंगे, रहेंगे कितने भी टाइम रहे, कोई चाइनीज श्रीलंका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और जो इसका वेस्टर्न बैंक है श्रीलंका का, वहाँ पे बहुत बड़ा कोलंबो पोर्ट है, बहुत पुराना है, ब्रिटिश पीरियड का है, और वो डीप सी वाटर पोर्ट है।
और ये ईस्टर्न कोस्ट का भी डीप सी वाटर पोर्ट है, ये भी बहुत बड़ा पोर्ट है। तो उस पर ऑलरेडी जो चाइना का एग्रीमेंट है, उन्होंने कोलंबो पोर्ट के एक्सटेंशन के लिए सी से रिक्लेम की है ज़मीन, रिक्लेम, यानी कि वहाँ पे ड्राई लैंड बन गई। ये होते रहते हैं। बम्बई में भी मॉन्यूमेंट पॉइंट पे रिक्लेम लैंड है, बम्बई में बहुत सी है, और भी जगह है, सारी दुनिया में है। तो उसका जो रिक्लेम हुई है लैंड, उसका 1/3 लैंड जो है वो चाइना ऑनर हो गया 99 ईयर्स के लिए लीज पे, क्योंकि चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगा के वो जमीन समुद्र से रिक्लेम किया। और वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जोन जो है, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन डेवलप कर रहा है चाइना कोलंबो पे। और यहाँ जो है ईस्टर्न कोस्ट पे वो रिफाइनरी डेवलप कर रहा है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने के ये ओल्ड टैक्स है वो उसको फोकट में मिल गया फ्री में। तो रिफाइनरी के साथ ऑयल रिफाइन का ऑयल टैक्स तो चाहिए। तो ये बहुत चाइना में बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है श्रीलंका में, जो कि इंडिया नहीं कर पाया। इनको ऑफर दिया कई दफे, श्रीलंका ने नहीं किया, मोदी सरकार ने भी नहीं किया 10.5 साल में। लफाजी हाँकते रहे, काम नहीं करते ये। तो एक तो ये चीज़ हो रही है, ये जो ईस्टर्न सी बोर्ड है श्रीलंका का। और दूसरा ये मैंने ब्लू लाइन से लगाया, ये थाईलैंड। ये जो मैं 2 लाइन दिखा रहा हूँ, ये थाईलैंड की है। ये जो है थाईलैंड की जो टिप आ रही है नीचे लैंड की, ये तकरीबन 45 किलोमीटर वाइड है, लंबाई तो बहुत है। तो थाईलैंड जो है 2 दफ़े चाइना को ऑफर कर चुका है कि आप यहाँ पे एक शिपिंग कैनाल बना दीजिए। तो शिपिंग कैनाल बनाने से यहाँ जो अब जो है ये जाते स्टेट ऑफ मलाक्का, ये लिखा है नीचे स्टेट ऑफ मलाक्का, यहाँ से शिप जाते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से। तो अगर तो ये कैनाल बन जाती है तो शिपिंग का 3 दिन का शिपिंग टाइम और 700 किलोमीटर का चक्कर वो बच जाएगा। यानी कि जापान से लगा के रिक्शा का जो ईस्टर्न है व्लादिवोस्तोक का, जापान की साइड का, वहाँ से लगा से सारी शिपिंग कोरिया, कंबोडिया, ये सारी वहाँ थाईलैंड जो है अरब कंट्री तक आ रही है, बे ऑफ बंगाल तक आ जाएगी। अंडमान, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड से और गल्फ ऑफ अंडमान नॉर्थ ऑफ दैट, तो इसमें आ जाएगी। और फिर वहाँ से बे ऑफ बंगाल में आ जाएगी। और इंडिया के जो ईस्ट कोस्ट है उड़ीसा के पास, आंध्र प्रदेश के पास, वहाँ तक जो है 3 दिन का ट्रैवलिंग टाइम और 700 किलोमीटर का 600, यानी कि उसका हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा। सी माइल्स होते हैं 1.8 सी माइल इक्वल टू 1 लैंड माइल, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा, अच्छा उससे जो क्या होता है, जो कैनाल होती है, जो ट्रांसशिपमेंट होगा उसके अक्रॉस, वो तो रेवेन्यू जनरेट होती है उससे, क्योंकि जो भी आएगा शिप वो उसको क्रॉस कर लेंगे, 24 पैसा देना पड़ेगा, जो भी लेवी फिक्स होगी। और जब चाइना इसको डेवलप करेगा तो उसकी इनकम चाइना लेगा। थाईलैंड को ये है कि जो उसका सदर्न टिप है वो चाहता है ये डेवलप हो जाए, यहाँ इंडस्ट्री लग जाए। अब खैर वो तो अच्छी बात है इंडस्ट्री। तो ये सी कैनाल जो है, ये मलक्का स्टेट से जो शिपिंग होती है इसको यूजलेस रेंडर कर देगी। और ये सारी शिपिंग जो है, क्योंकि वो लंबा रूट है, जो अलग ऑयल टैंकर्स आते हैं वेस्ट एशिया से, जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, वो सारे जो है मलक्का स्टेट से जाते हैं। जो ये मलक्का स्टेट लिखा ना ये लाल से, यहाँ से जाते हैं ये मलक्का स्टेट से। आपको मैक्सिमम दिखाई दे रहा होगा ये, वो सब मलक्का स्टेट से जाते हैं। तो ये यूजलेस हो जाएंगे। इनकी जो मलेशिया के और इंडोनेशिया के जो पोर्ट्स हैं उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी, और उसके साथ साथ उनकी रेवेन्यू भी ख़त्म हो जाएगी। और ये सारे रेवेन्यू जो है थाईलैंड और चाइना को जाएगी, तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो जो यह इंडिया का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, ईस्टर्न कोस्ट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे चीन की अप्रोच में आ जाएंगे, उसकी नेवी की अप्रोच में आ जाएंगे।
मोदी कुछ नहीं कर रहा है। अरे तुमको ऑफर क्या करते क्यों नहीं हो? मोदी भाग के जाए थाईलैंड का, भाई ये अभी चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया है ये शिपिंग कैनाल बनाने का। मोदी जाएंगे, हम बना देते, हमें दे दीजिए, ये जाएगा नहीं। इसको तो हिंदू मुसलमान की लगी हुई है, मंदिर मस्जिद की लगी हुई है। इसको क्या लेना देना हिंदुस्तान की भलाई से या हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से? कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज शिवलिंग खोदता फिर रहा है मस्जिदों के नीचे और कब्रिस्तानों के नीचे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना ने 5 साल से ऑफर चल रहा है उसका, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। मगर वो कब किस दिन कर ले कुछ पता नहीं। तो ये जो चीज़ है जो मैंने ब्लू में दिखाया है, ये ब्लू पेन से, ये मलक्का स्टेट की यूनियन ख़त्म हो जाएगी, कई 100 साल पुरानी है ये, और अब ये जो है नया बन जाएगा। कैनाल बनने में देर नहीं लगती, बहुत बड़ी है। एक ये कैनाल है, ये 245 किलोमीटर की है। अच्छा, दोनों साइड का सी लेवल जो है थाईलैंड गल्फ का और अंडमान गल्फ का सेम है। ये जो है इससे, ये तो छोटी सी कैनाल है। एक ये मैं कैनाल दिखा रहा हूँ आपको, ये है स्वेज कैनाल। ये स्वेज कैनाल है। ये स्वेज कैनाल, ये 180-185 किलोमीटर लंबी है। ये भी शिपिंग के लिए बनाई गई थी। पहले तो फ्रांस और इंग्लैंड की कंपनियों ने बनाई थी, आजकल इजिप्ट के कंट्रोल में 1956 की लड़ाई के बाद से। दूसरी कैनाल ये है। तो ये कैनाल बना के क्या दिक्कत है मोदी को बनाने के लिए? 2-3 साल में कैनाल, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और ड्रेजर्स लगाओ, बन जाएगी कैनाल, खुद जाएगी सब। ये पोर्ट्स में जो शैलो पोर्ट होते हैं, उनकी जो अप्रोच कैनाल होती है पोर्ट तक पहुँच, उसको ड्रेजर करके उसको डिप किया जाता है ना, जैसे मुंबई में होता रहता है, सभी जगह होता है। नहीं तो चौक हो जाती है वो कैनाल, जिससे शिप आते हैं पोर्ट तक। जो शैलो होता है, मुंबई पोर्ट तो शैलो पोर्ट है, वहाँ पे हार्डली 13-14 मीटर की डेप्थ है समुद्र में। बड़े शिप के लिए 18-19-20 मीटर की डेप्थ चाहिए। तो कोलंबो में यहाँ दोनों जगह है ये। तो ये डेवलपमेंट की चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं है मोदी का। क्या गजब हो रहा है, किस बात का प्रधानमंत्री, किस बात की गवर्नमेंट, काहे की हिंदुओं की भलाई कर रहा है। अगर जो हिंदुओं की जेब में 4 पैसे आ जाए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगी, को क्या तकलीफ हो जाएगी? इसलिए तो सारे कुछ आदमी को रोजगार मिल जाएगा। इसको रोजगार दिलाने की जरूरत ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट दिलाएगी। इसको तो जो रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा आदमी, जिससे ज़्यादा आदमी मंदिर ये मस्जिद तोड़ के उसके से शिवलिंग घूम खोदे कब्रिस्तान में। वाशिंग लोग मणिपुर में 250 से ज़्यादा चर्च जला दी हिंदुओं ने, तोड़ दी चर्च है, वहाँ शिवलिंग ढूंढ रहे। अभी तक तो मिला नहीं, 250 गिरजाघर चर्च तोड़ने के बाद भी क्या लड़ाई कर रहे हैं। अरे ऐसे मिलते हैं शिवलिंग तो दिल में बैठ होता है, ना कि मस्जिद के नीचे या चर्च के नीचे। ये कोई सामान छोड़ में नहीं आती। सारा सत्यानाश कर श्रीलंका पिद्दी का बराबर कंट्री, उससे दोस्ती नहीं कर सके। पाकिस्तान की तो बातचीत छोड़िए आप। सवाल याद है हिंदू मुसलमान का है ना। और ये बुद्धिस्ट है श्रीलंका वाले, वो हिंदू नहीं है, इसलिए उनसे भी दोस्ती नहीं करेगा। बुद्धिस्ट से इसका झगड़ा, मुसलमानों से इसका झगड़ा, ईसाई से मोदी का झगड़ा, आरएसएस का झगड़ा। ये क्या हो रहा है? ऐसे देश चलते हैं क्या? अरे भाई ये कैनाल जो है कि दे दो, ये बना दो। थाईलैंड में 45 किलोमीटर की कैनाल, ये जो स्वेज कैनाल बनी थी, कितना टाइम लगा था इसे बनाने में? 10 साल में बन गई थी 190 किलोमीटर की। अभी खैर उसका फिर मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसकी और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो 2-3 साल पहले बीच में एक शिप फंस गया था, तो 1 हफ्ते तक ट्रैफिक जाम हो गया था। तो इजिप्ट की गवर्नमेंट जो है ये स्वेज कैनाल को फिर
और वाइडनिंग कर रही है, जिससे कोई शिप कहीं अटक जाए, बीच में अटक जाते हैं कभी कभी कैनाल में। अच्छा, इसमें ना तो आपको गेट्स लगाने हैं, क्योंकि दोनों साइड में ये जो शिपिंग कैनाल बनेगी थाईलैंड में के सी लेवल सेम है। स्वेज कैनाल में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वहाँ गेट्स हैं। और जो पनामा कैनाल है वहाँ तो 3 जगह ये गेट्स लगे हुए हैं, क्योंकि जो उसमें जो ये पनामा कैनाल है, ये पनामा कैनाल आप देख रहे हैं ना, ये इसमें जो है पनामा कैनाल में जो है ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, इनमें दोनों में बहुत लेवल डिफरेंस है। इसलिए इस कैनाल में है तो ये छोटी सी 80-85 किलोमीटर की, मगर शिप को एक साइड से 3 दफे लिफ्ट करना पड़ता है, उधर से आने वाले को 3 दफे करना पड़ता है, वहाँ गेट्स लगे हुए हैं। तो इसलिए ये अच्छा, ये जो है मुसीबत क्या हो गई है, ये ट्रम्प ने कहा कि हम इसको देखो, ये अमेरिका ने बनाई थी, इंजीनियरिंग का वंडर है ये पनामा कैनाल, क्योंकि सी लेवल में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अब जो है ये जो मैक्सिको है कंस्ट्रक्शन की चाइना ने, इसने यूएस ने उसकी मेंटेनेंस ऑपरेशन और यूएस ने किया। कुछ सालों के बाद उन्होंने उसको मैक्सिको सौंप दिया। अब मैक्सिको का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो उसका मेंबर बन गया। और एक हांगकांग की कंपनी को ये जो है इसका पनामा कैनाल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का ठेका दे दिया, लाइसेंस। हांगकांग जो है चाइना का है। अब वो उन्होंने बहुत कीमतें बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिए शिपिंग के। उसे अमेरिकन कंपनी को, जो कैनाल अमेरिका के आदमियों ने बनाई, अमेरिकन फंड से बनाई, उसको उसके अक्रॉस ट्रेवल करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसलिए ट्रम्प साहब ने कहा कि हम इसको टेक ओवर कर लेंगे। ये तो है ही प्रॉपर्टी उनकी, यूएस की। अगर जो मेंटेन ऑपरेशन के लिए मैक्सिको दे दिया तो वो मैक्सिको थोड़ा मालिक बन गया उसका। तो ये जो तीसरी कैनाल है, यानी कि सबसे बड़ी स्वेज कैनाल, उससे छोटी पनामा कैनाल, और सबसे छोटी बनेगी ये थाईलैंड वाली कैनाल। अब सवाल है, चाइना फैक्टर आ गया बीच में, क्योंकि हांगकांग की जो कंपनी है, जो चाइना बेस्ड कंपनी है, वो पनामा कैनाल, इसको पनामा कैनाल को मेंटेन कर रही है, ऑपरेशन कर रही है। तो उससे बातचीत करनी पड़ेगी चाइना से कि भाई इसकी जो है ये हमें दे दो वापस। वो देगा मैक्सिको। तो अब ये तो चाइना और मैक्सिको लड़े आपस में, ले जो भी फैसला लेना। ये सब चीज़ें हो रही हैं, बिजनेस को समझता ही नहीं मोदी। अडानी के सिवाय को किसी की दूसरा बिजनेस ही नहीं दिखाई देता। चलो जो है, पर मैं तो चाहता हूँ कि ये श्रीलंका ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया है। भाई कोई तो डेवलपमेंट कर रहे, कोई तो पैसा लगाए अपना, उनके पास नहीं तो और कोई लगाए। और 99 ईयर्स के लीज पे दे दिया तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया है। और लीज पे वो जमीन को खाता थोड़ा है। जैसे हांगकांग जो है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से चाइना पे वापस आ गया, ये भी 99 ईयर्स के बाद वापस आ जाएगा। और पाकिस्तान को भी दिक्कत हो रही है, वहाँ पे भी इकोनॉमिक हालत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है पाकिस्तान में। तो वो ये जम्मू कश्मीर जो है 99 ईयर्स के लीज पे, इस पर डिस्प्यूटेड है, वैसे भी डिस्प्यूटेड लैंड है। यूएन में बड़ा केस, इसको 99 ईयर्स के लीज पर चाइना को दे दे, वो डेवलपमेंट कर देगा जम्मू कश्मीर का। ऐसी जो ये जो गुजरात में है, ये क्या नाम है, जूनागढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट थे, नवाब साहब थे 47 में, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा था उसके मुताबिक उन्होंने साइन कर दिया एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ शामिल होने के लिए, नवाब साहब ने। तो और उसको जिन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया, जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान की टेरिटरी हो गई। तो उसको भी लीज पे दे दिया चाइना को 1980 से। तो वहाँ का भी डेवलपमेंट कर देगा चाइना। चाइना को तो जमी चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए।
158 कंट्रीज में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मेंबर्स हैं, जो ये है चाइना के साथ। और चाइना सब जगह डेवलपमेंट कर रहा है, सबसे दोस्ती कर रहा है, जगह जगह पोर्ट। ये लेटिन अमेरिका में वो 6-7 जगह पोर्ट बना चुका, और दुनिया का लेटिन अमेरिका सबसे बड़ा पोर्ट उसने पेरू में बना दिया, शिपिंग पोर्ट। इंडिया ने क्या किया? ये तो कोई हिंदुस्तान में डेवलपमेंट नहीं करता, वहाँ क्या जो खा कर डेवलपमेंट करेगा? ये तो मोदी किसी को कुछ काम ही नहीं करने देता ना इंडियन गवर्नमेंट को। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक और दिखाता हूँ चीज मजेदार। अफगानिस्तान जो था, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे इंडिया के किंग, उस जमाने से लगा के और 1928 तक इंडिया का पार्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक। अच्छा, अब जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे दोस्ती करनी है, डेवलपमेंट करना चाहिए, वहाँ इन्वेस्ट करें पैसा। तो अब मैं आपको ये 2 नक्शे और दिखा रहा हूँ। ये आ गया अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान जो है, ये है अफगानिस्तान आपका। ये बड़ा जो लिखा अफगानिस्तान, इसकी जो है, ये जो आपको ब्राउन कलर में देख रहे हैं आप, ये है वाखान कॉरिडोर। ये 250 किलोमीटर लंबा है, और तकरीबन ये कहीं तो 80 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं 20 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं इसका जो चाइना से बॉर्डर लगता है, ये चाइना, इसका तो 50 किलोमीटर चौड़ा बॉर्डर सब चाइना से लगता है। तो अफगानिस्तान, चाइना से अफगानिस्तान है, एक ये रास्ता है जो ये आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं। ये चाइना रेलवे ट्रैक तो उसने ऑलरेडी डाल दिया, अफगानिस्तान ट्रेन आ रही है। अभी जो है कुछ दिन पहले ही चाइना का अफगानिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है कि वो हाईवे बनाएगा। इसमें वो जो रेलवे ट्रैक डाला है उसके पैरेलल एक हाईवे और बनाएगा। ये जो है, ये है वाखान कॉरिडोर, जो उसने पाकिस्तान ने जो ये गिलगित और उसका इलाका है, वहाँ से जो ये रेल का ट्रैक डाला है, वो जो है नीचे आ गया, यहाँ जो गदावड़ पोर्ट बनाया हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया था। ये कहा गया है, तो गदावड़ पोर्ट तक वो रेलवे ट्रैक है बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान तो हिंदुस्तान से बहुत प्यारा संबंध रहा है। ये ईरान से हुआ है, बलूचिस्तानी तो हिंदू शब्द आया था, ये तो फारसी भाषा का शब्द है। तो अब ये जब ये वाखन कॉरिडोर से हाईवे बन जाएगा, उसका नतीजा क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान है, ये काबुल से आके ये ईरान में आ जाएगा हाईवे, और वहाँ से इराक में आ जाएगा। यानी कि सेंट्रल एशिया जो अरब कंट्रीज हैं, वो सारे से रेलवे ट्रैक जुड़ जाएगा, रेलवे भी आ जाएगी, हाईवे भी आ जाएगा। ईरान तक तो ऑलरेडी आ चुका हाईवे है, तो ये इराक वगैरह सब मिडल ईस्ट में आ जाएगा। चाइना कितना अच्छे काम कर रहा है, हिंदुस्तान कुछ कर ही नहीं रहा है। इससे सिविलाइजेशन हजारों साल से, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को 2300 साल हो गए, जबकि अफगानिस्तान जो था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का हिस्सा था, पाटलिपुत्र से होता था गवर्न। पर क्योंकि ये मुसलमान है अफगानिस्तानी, इसलिए मोदी से दोस्ती नहीं कर रहा, जाएगा नहीं हुआ। तो ये जो है अफगानिस्तान जो मैंने दिखाया आपको, ये अफगानिस्तान से ईरान और वहाँ से इराक, ये रेलवे ट्रैक और हाईवे रोड, ये दोनों आ जाएंगे। तो चाइना सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मोदी तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
जिपिंग का जो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है प्रोग्राम, मोदी ने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया नहीं, इसको अकल ही नहीं है। अब मैं आपको जो नक्शे पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाइना की एग्जीक्यूशन की स्पीड बहुत तेज है। मोदी जो था गया वहाँ बांग्लादेश, जब शेख हसीना थी, पद्मा रिवर पर फाउंडेशन स्टोन लेकर आया, एक पुल बनाने के लिए। काम ही चालू नहीं हुआ 2 साल। चाइना के जिपिंग साहब गए वहाँ, वो जाके गए, एग्रीमेंट किया और 2 साल में पुल बनाकर चालू कर दिया। चालू करने का उद्घाटन नहीं करने गए मोदी की तरफ से झंडी दिखाने, वो शेख हसीना ने उद्घाटन किया उसका, जो मोदी की दोस्त है, सहेली है। ये हालत है इंडिया की गवर्नमेंट का। क्या उम्मीद करो, ये कहाँ ले जा रहे हैं इंडिया को? कितनी मस्जिदें खोदोगे, कितने शिवलिंग निकालोगे? अरे जो बनारस में जो कॉरिडोर बनाया है, वो बनाने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए सड़क को चौड़ी की है, वहाँ तो 158 शिवलिंग जो उन्होंने थाने में जमा करा दिए, जो शिव मंदिर तोड़ के और खंडित कर दिए शिवलिंग। अब खंडित शिवलिंग की तो पूजा नहीं होती, उन्होंने जाकर थाने में जमा करा दिया कि लो जी आप संभालो इसे। माँ शिवलिंग, शिव मंदिर तोड़वा दिए, जो सैकड़ों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे थे। कोई शिवदेव को प्यार नहीं है, वो तो हिंदू मुसलमान का दंगा कराने के लिए है, जिससे हिंदू उसको वोट दे दे। हिंदू आरएसएस के मोदी के से प्रेमी होते तो 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए। 75 साल से आरएसएस की और अखिल भारतीय जनसंघ की और बीजेपी की सरकार होती नहीं रही। उन्हें पता चोर है, निकम्मे, हमारे रोड वोड खा जाएंगे, हमारी को भलाई नहीं करेंगे। अब चीन में भाई जो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना आदमियों को। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोडक्ट करोगे, इसमें ये लेबर इंसेंटिव होते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कैनाल की कंस्ट्रक्शन, बहुत आदमी को रोजगार मिलेगा। जो शिप आज उसमें टू एंड फ्रो करेंगे, वो उससे रेवेन्यू मिलेगी। जो थाईलैंड को वो तो जो भी एग्रीमेंट होगा कुछ मोदी सरकार को मिल जाएगी, वो थाईलैंड की गवर्नमेंट क्या बनाएगी इसके अंदर। वो कुछ ये अक्ल हो तो कर रहे ना काम, इसको तो यही पता नहीं है थाईलैंड है कहाँ, कभी गया ही नहीं आता मोदी थाईलैंड। एग्रीमेंट करने की बात छोड़ो, वहाँ जाके डेमोक्रेसी है, थाईलैंड को पटापटू के साइन करके आना चाहिए था एग्रीमेंट। चाइना ने 5 साल लगा दिए एग्रीमेंट की, अभी उन्होंने ऑफर तक किया है, 2-3 दफ़ा और कर चुका, थाईलैंड बना दो, क्योंकि उनको ये है कि कैनाल बन जाएगी तो हमें जो रेवेन्यू मिल जाएगी। भाई सारी कोई चाइना को थोड़ा ना मिलेगी, दोनों रेवेन्यू बांटेंगे। ये बात दूसरे की चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा उनको ज़्यादा मिलेगी, बाकी उनकी ज़मीन तो इस्तेमाल होगी ना, 99 ईयर्स की लीज पे दे देंगे चाइना को, तो उसको प्रीमियम मिल जाएगा थाईलैंड की गवर्नमेंट को, और कुछ एनुअल ग्राउंड रेंट मिल जाएगा। यही होता है लीज में। मैं तो लीज के ऊपर कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं। जो ये बैंक लोन देते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने एक दफ़ा एक ऑर्डर इशू किया था, तो मैंने उस पर एक रिसर्च पेपर लिख दिया था। वो मैं उसको इंदौर की सेमिनार में 2014 में दिसंबर में प्रेजेंट करके आया था, और फिर मैंने जो इनका हेड ऑफिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उसको भेज दिया था, क्रेडिट डिपार्टमेंट को। तो उन्होंने जो CGM है, चीफ जनरल मैनेजर दिल्ली सर्कल का, वहाँ से मुझे डिप्टी CGM ने लेटर भेजा था कि आपके सजेशन हमने नोट कर लिए हैं। कारीगर को उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया कि जो लीज लैंड है उस पर लोन मत इशू कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, बाज नहीं आते अफसर, रिश्वतखोर बेईमान, लोन सेंक्शन में 8-10% रिश्वत लेते हैं। तो ये तो हालत है, अब क्या किया जाए। अब ये तो इस देश की बदकिस्मत है कि एक इतनी नालायक सरकार 10.5 साल में आई है। मैं कहा इससे घटिया सरकार कोई नहीं आई, कोई किसी ने अच्छे, सबने थोड़े बहुत अच्छे काम, इससे कोई अच्छा काम किया ही नहीं, सिवाय दंगा फसाद कराने। जब से 2001 से ये चीफ मिनिस्टर बना गुजरात में, 2002 में दंगा करा दिया। पता नहीं 2-3-4 हज़ार कितने आदमी मर गए, कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे। वो अब तक मुकदमे जो गोधरा का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग का केस, यदि 2002 से
और 2025 आ गया, 22-23 साल से कोर्ट ने डिसाइड किया भ्रष्टाचार, ये चोर है जज भी सब। इसलिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने जो जज यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते थे वहाँ भी बुला लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के लिए तो जज सारे चोर हैं, नीचे से ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक। पाकिस्तान का जज ईमानदार है, वहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया करप्शन में। अब लास्ट में जो इमरान खान है, इसको भी 14 साल की, इसकी बीबी को भी 14 साल की, उसको बीबी को तो 10 साल की जेल की सज़ा दी है, हस्बैंड को इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को 14 साल की जेल की सज़ा, करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। इमरान खान उससे पहले क्या नाम है, ये जितने भी जालदारी, ये PMLA का क्या नाम है, अब तो इसका छोटा भाई बड़ा भाई जो था जब, ये नवाज शरीफ, ये सबको जेल भेज दिया भ्रष्टाचार में। हिंदुस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी नहीं भेजा। तो इसलिए बांग्लादेश ने ठीक फैसला लिया कि भैया हम तो जो है इसको पाकिस्तान से ट्रेन कराएंगे, अपने आर्मी के अफसर भी और जज भी। बांग्लादेश के एक ईमानदार आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिजाइन कर दिया, उसमें चीफ जस्टिस भी है बांग्लादेश का, कि भैया तो ईमानदार प्रधानमंत्री आ गया, हम कैसे नौकरी करें, इस्तीफा दी दिया सुप्रीम कोर्ट से। तो जिस दिन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में प्रधानमंत्री ईमानदार बन जाएगा कोई, अरविंद केजरीवाल जैसा या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जैसा, राहुल गांधी तो नहीं बनेगा, प्रियंका गांधी बन सकती है, प्रियंका गांधी बन रहा प्राइम मिनिस्टर, वो लेडी समझदार है, वो इंदिरा गांधी की नक्शो कदम पे है। ये बन गए तो हिंदुस्तान के भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज इस्तीफा दे देंगे। 34 जज है, इनमें से आधे तो दे ही देंगे इस्तीफा। ठीक किया बांग्लादेश ने, अपने जजों को क्यों बेईमान बनाए, और डर के मारी 5 ने बिना ही खाए अपना भी इस्तीफा दे दिया, चीफ जस्टिस ने 4 और जजों ने, मोहम्मद यूनुस के प्राइम मिनिस्टर बनते ही। तो इंडिया ने कदम, यार इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की जुडिशरी करप्शन के लिए फेमस है सारी दुनिया में, जो कि इसको प्राइम मिनिस्टर को पता चल गया, यूनुस साहब को। पाकिस्तान की जुडिशरी का तो सबको पता है कि डेड ऑनेस्ट, ये किसी प्राइम मिनिस्टर के लिहाज नहीं करता, फांसी टांगो या जेल भेजो। जो पॉलिटिक्स में आया बेईमानी चोरी करने का, कोई प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के हो तो फांसी लगा, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाकिस्तान का जिसको जेल ना भेजा करप्शन में। हिंदुस्तान में तो एक मिनिस्टर को नहीं भेजा, एक चीफ मिनिस्टर को भेजा, ना सेंटर के ना स्टेट के। अरे जो प्राइम मिनिस्टर बने सारे भ्रष्टाचार सबको भेजो जेल, जैसे पाकिस्तान में भेजते हैं। अब ये बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। तो एक तो ये डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करना, कसम खा रखी है ना करना ही। इनका डेवलपमेंट तो ये मंदिर बनवा दो, वो डेवलपमेंट हो गया। अभी जो है वो क्या नाम है इसका, मोहन भागवत, RSS का सर संचालक मुखिया, वो मोदी के खिलाफ बोल रहा था कि ये किसी तरह इस्तीफा दे दे। अब मोहन भागवत ने भी मोदी के पाँव में, कदमों में अपना सिर रख दिया, उसके कदमों में सिर रख दिया। इंदौर में भाषण में कह दिया कि जब मोदी ने राम के पत्थर के बुत में प्राण डाले हैं, वो सांस लेने लगा, खाने पीने लगा, तब से भारत आज़ाद हुआ। उससे पहले हिंदुस्तान गुलाम था। आज़ादी जो मिली है वो तो मेरे ख्याल से 2023 के इलेक्शन से पहले किया था ना। वो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, बकवास हो। मैं तो आता किसी को प्राण पड़ते देख रही, अरे पहले अपनी माँ की जो मर गई बिछा उसकी तो प्राण डाल दे, उसकी डेड बॉडी में, वो पत्थर में तो बाद में डालेगा। ये सब में प्राण डालता फिर रहा है। अब मोहन भागवत ने इसके पाँव में सिर रख दिया अपना कि सनम जो उसने कह दिया एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे। तो उसने मोदी उसको बता दिया कि हमसे एक हो तो जब तक तो हमारे साथ हो तभी तक सेफ हो, हमसे अलग हो गए तो काट दिया जाएगा तुम्हें। डरा दिया मोहन भागवत को।
तो उसके मोदी के कदमों में संदेह रखता तो क्या करता? जान तो बचानी है ही ना। उसको जो 8-10 कमांडो शिफ्टों में मिले हुए हैं मोहन भागवत को, और RSS के ऑफिस में जिनमें बहुत तगड़ा माल पत्ता है। कमांडो तो CRPF के हैं, वो अमित शाह के बंदे हैं, उन्हीं से मरवा देगा। जैसे इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया था दिल्ली पुलिस वालों ने, जो प्राइम मिनिस्टर थी। ये पुलिस वाले तो हुक्म के तामील करते हैं ना। इंदिरा गांधी का वो इंस्पेक्टर था, या वो क्या नाम मैं बोल रहा हूँ, और एक कांस्टेबल था, ठाठा गोली मार दी उसको, लेडी को, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इसको उड़ाने में क्या देर लगती है भागवत को? सफाया उसने अच्छा किया, भैया मैं तेरे चरण चुम्बन करता हूँ, तेरे तलवे चाटता हूँ, तू मेरा काम चलने दे। हो गया समझौता दोनों में। ये तो ये दुनिया चल रही इस हिसाब से। इनके तो आपस में लड़ाई खत्म नहीं हो रही। अब तो खैर मोहन भागवत डर गया, अब तो खत्म होना चाहिए। जब डर गया तो मर गया। मोदी छोड़ेगा नहीं इसको। जो उसके खिलाफ बोला उसने उसको शमशान ही पहुंचा के छोड़ा है। क्योंकि शमशान तो सभी को जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, मोहन भागवत को भी जाना है, मोदी को भी जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छी बात है। तो ये जो मैंने 3 कैनालों का आपसे जिक्र किया, आप कोशिश कीजिए, जो मोदी भक्त है वो समझाए मोदी को, भैया ये थाईलैंड वाली किनार बना दे। क्या ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकार की अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। लगा रहे उसे काम में 2-3 साल में ड्रेजिंग कर देगी, कैनाल बना देगी। वो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अपने बजट है, और चाहिए बैंकों से लोन ले लेगी। वो जरूरी है कि अडानी करेगा तो ही काम होगा, और बाकी सरकारी कंपनी करेगी तो काम नहीं होगा। ये तो दुमछुल्ला बन गया मोदी का, अडानी का। इसमें तो बनना ही पड़ता, पैसे की माया है। पैसे वालों को तो सलाम। पैसा ही खुदा है, पैसा ही भगवान है। और मंदिर में जाओ तो पुजारी देखता है कि इसकी जेब में कितने पैसे, उसके हिसाब से आपकी सेवा करता है, कितना चढ़ाएगा, नहीं तो भगा देगा। उसको पता चलता है कि ये कुछ चढ़ावा नहीं देगा। तो ये तो भाई दुनिया है, पैसे के पीछे मरती है। पैसा पैसा करती है, पैसे तू मरती है। यही है गाना है ना। वो किसी लेडी को कहता, पैसा पैसा तू करती है, पैसे तू मरती है, मेरा इश्क नहीं देखती, मेरा दिल नहीं देखती। तो वही मोदी का साहब, ये किसी का दिल नहीं देखता, पैसा देखता टनाटन। चलिए खैर देखते हैं क्या होता है। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।